स्टूडेंट दरबार चैनल में आपका स्वागत है। मैं रचना सिंह आज आपको बताऊंगी क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड पार्ट है, चैप्टर 6, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। इसका परिचय। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबाव के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। पहला पॉइंट है नेपाल और बोलीविया में जन संघर्ष। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में था। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का फायदा उठाया। 2006 के अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस, जिसका नाम था सप्तदलीय गठबंधन, बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बाद नेपाल की बंद आह्वान यानी बुलावा किया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, यानी प्रेरणा पॉइंट है। बोलीविया का जल युद्ध। जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया, जिसको बोलीविया का जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1,000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी 5,000 रुपये महीना थी। इसके फलस्वरूप स्वतःस्फूर्त जन संघर्ष भड़क उठा। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र और जनसंघर्ष। इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लोकतंत्र को स्थापित करना, जबकि बोलीविया के जनसंघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। ये दोनों संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक हैं। ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। लोकतंत्र का निर्णायक घड़ी वही अमूमन होती है जब सत्ताधारियों तथा सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले के बीच संघर्ष होता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लामबंदी और संगठन। हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी SPA ने किया था। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे, यानी उनसे संबंधित। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। अन्य अनेक संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला, उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडकोर नामक संगठन ने किया था। इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन का साथ होता है। ये संगठन 2 तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। पहला रूप है प्रत्यक्ष तथा दूसरा रूप है अप्रत्यक्ष। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दबाव समूह और आंदोलन। बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उनमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोगों के एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले के सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीतिक को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव समूहों के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलन जनता की स्वतःस्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, न कि दबाव समूह पर। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और पेशेवर के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हित में प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये संगठन सर्वसामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती है। ऐसे संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता है उसे इसके सदस्यों को कोई लाभ न हो। बोलीविया यानी का फेडकोर नामक संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी ली थी। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित अथवा समूह, लोक कल्याणी समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी विशेष हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किसी और की मदद करना होता है। आंदोलनकारी समूह। दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल होते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने की
लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलन के बरक्स उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दबाव समूह आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज के लिए में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं, यानी राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। अधिकांशतया दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, दो परस्पर विरोधी पक्ष लेते। लास्ट पॉइंट है, क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर हैं। लोकतंत्र में किसी एक तबके की नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं पर जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।